अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। उम्मीद है कि जनाब आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आपका जो लॉन्ग वीकेंड है वो भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। और छुट्टी के साथ जब एक और छुट्टी मिल जाती है तो जनाब क्या ही बात होती है। और जब लंबी छुट्टी के बाद काम पर वापस आते हैं तो दिल नहीं करता काम करने का, लेकिन फिर भी काम तो काम है, काम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं और काम तो करना पड़ेगा। इसलिए अपने हफ्ते का आगाज़ जो है वो मुस्बत सोच और एनर्जी के साथ करें। और वैसे भी ये साल अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है तो अपने साल का इख्तिताम अच्छे नोट पर करना चाहिए हमें, अच्छी एनर्जी के साथ, ताकि अगले साल का जो आगाज़ है उसको हम अच्छे तरीके से उसको खुशामदीद कह सकें। तो जनाब ये हमारा इस साल का आखिरी हफ्ता भी है और इस साल का रिव्यू करें और अगले साल के लिए टारगेट सेट करें कि हमने क्या करना है जब ये साल आना है, आगे बढ़ना है। और अपनी पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को एक कश्मकश में डाला हुआ है और वायरस वक्त के साथ साथ अपनी शक्ल और हैयत भी चेंज कर लेता है। और कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन को सबसे ज़्यादा खतरनाक करार भी दिया जा रहा है। और इंसानी तारीख में ये पहला मौका नहीं है जब एक वबा ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल रखा हो। इससे पहले भी दुनिया को कई खतरात और कई खतरनाक वबाओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन तारीख में आने वाली वबाएं इससे कहीं ज़्यादा भयानक थी, जिनमें गर्दन तोड़ बुखार था, एशियाई फ्लू था, ताउन, इंतोनियो वबा, HIV, एड्स, हिस्पानवी फ्लू, ब्लैक डेथ, पोलियो और ये एबोला वायरस समेत कई खतरनाक वबाएं शामिल हैं और जिन्होंने करोड़ों लोगों को हमेशा की नींद सुला दिया था। लेकिन माजी में हमने देखा कि ज़राए आमदोरफ्त की रफ्तार स्लो होने की वजह से ये बीमारियां इतनी तेज़ी के साथ नहीं फैल रही थी जितनी तेज़ी के साथ कोरोना वबा फैल रही है। तो आलमी वबाओं की रोकथाम की अहमियत उजागर करने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी वबाओं की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो आलमी वबाएं जन्म कैसे लेती हैं और इनसे बचाव के लिए क्या क्या इक़दाम किए जाने चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया अशरफ हैं जो वायरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर फौजिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि डॉक्टर फौजिया में आज हम बात कर रहे हैं कि आलमी वबाओं की रोकथाम के हवाले से अवेयरनेस उजागर करनी है, हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाना है कि इसको किस तरह हम रोक सकते हैं। तो ये दौर भी कहा जा रहा है कि वबाओं का दौर है और कोरोना वायरस ने हम सबकी जीना जो है वो दोबर करके रखा है। तो हमें बताइए कि इसकी वजह से जो हमारा निज़ाम है या जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो कितना मुतासिर हुआ है और उसने किस तरह मुकाबला किया इन तमाम वबाओं का। बिल्कुल मुनीबा, ये जब से वबा फैली कोविड-19 की, तब से हमें देखें ये वबाएं तो बहुत पुराने, जैसा अभी आपने बताया, नाज़रीन को बताया कि बहुत अरसे से, कई सालों से, हज़ारों सालों पुरानी ये चीज़ें आती जा रही हैं। इसमें कुछ वायरसेस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो दो किस्म की बीमारियां होती हैं। एक छूत की बीमारी होती है जिसको इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं और कुछ होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। जो हमें जो वबा जो फैलती है वो यूजुअली इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, ठीक है। ये जो छूत की बीमारियां होती हैं ये जब एक लोकल एरिया में होती हैं तो इसको एंडेमिक कहते हैं। जब थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उसको एपिडेमिक कह देते हैं, जिसको कहते हैं वबा। और जब वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेता है, जिस आपने कोविड-19 को कोरोना की सूरत में देखा, तो उसको पैंडेमिक कह देते हैं कि पैंडेमिक पूरी आपको जो है मखलूक को उसने इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। ये तो मेरा ख्याल है जिस अब नवंबर 2020 में UN जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि जी हम 27 दिसंबर को ये एपिडेमिक अवेयरनेस और प्रिपेयर्डनेस के लिए दिन मनाएंगे। और मेरा ख्याल है ये बदेर आए दुरुस्त है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मेरी जो है ट्रेनिंग हुई अमेरिका में। डॉक्टर स्टीवन हेनड्रिक्स वाज माय मेंटोर, जो कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के मायानास मारूफ पैथोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट हैं, और डॉक्टर नोरा चैपमैन जो कि वायरोलॉजिस्ट और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। ये दो मैं फ़ख्र करती हूँ अपने टीचर्स पे जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, और वो पब्लिक हेल्थ लैब्स के इंचार्ज भी रहे हैं। और बीइंग अ वायरोलॉजिस्ट, डॉक्टर नोरा चैपमैन ने हमें बताया था कि वन हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 21 ईयर्स अगो, जब मेरी वहाँ पे ट्रेनिंग हुई है, जब मैं पाकिस्तान आई और आके मैंने पहली पब्लिक सेक्टर की PCR लैब बनाई जिना हॉस्पिटल में, तो मेरा ध्यान सिर्फ डायग्नोस्टिक पे नहीं था। MBBS के बाद मेरा MS और PhD है, और मेरा इनहेरेंट जो मेरा अंदर से जो शौक़ था
रिसर्च करने का, और मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई थी, मैं चाहती थी कि यहाँ पे अपने मुल्क में आम आवाम को उस चीज़ से आगाह करूँ। तो अल्लाह की फजल से अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, ट्रेनिंग थी, साथ माहौल मिल गया। मैंने बजाय इसके कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में जाती, मैंने पब्लिक सेक्टर ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मेरे हाथों ये काम कराया कि हमने प्रोविंशियल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, अब ये देखें, ऑल्दो आई वाज इन अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल जो कि स्पेशलाइज्ड रिफरल हॉस्पिटल है, जहाँ पे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि बुनियादी मरकज़ी सेहत से रिफ़र होके आते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे हम डायग्नोस्टिक करते हैं, जो सोफिस्टिकेटेड डायग्नोसिस होती है मुख्तलिफ बीमारियों की। ठीक है। क्योंकि मेरा शौक़ था वो, तो मैं डायग्नोसिस तो मैं कर ही रही थी, लेकिन मेरा वो शौक़ ख़त्म नहीं हुआ, तजस्सुस रहा, रिसर्च का शौक़ था कि प्रिवेंशन होनी चाहिए। देखें, एक दफ़ा बीमारी आ जाए तो वो फिर दो तरह से आपको अफेक्ट करती है। एक आपकी इकोनॉमिक, ठीक है, सारी सिचुएशन ख़राब कर देती है, एनवायरनमेंट ख़राब कर देती है। और यही कोरोना ने यही किया है हमारे साथ, क्योंकि वो जिस तरह अपनी शक्लें चेंज करता जा रहा है। मैं इसी तरफ आई थी, मुझे बताइए, वायरस अपनी शक्लें चेंज करता रहता है, जिस तरह कहते हैं कि जब वो नई शक्ल इख्तियार करता है तो वो पिछली से ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो हमें बताइए कि जैसे ओमिक्रॉन की बात की जा रही, कह रहे हैं कि ये खतरनाक इसको करार दिया जा रहा है, तो ये किस तरह अपनी शक्लें चेंज कर लेते हैं, किस तरह इनमें म्यूटेशन आती जाती है वायरस के अंदर? बिल्कुल मुनीबा, ये देखें, दो किस्म के वायरसेस होते हैं, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। डीएनए वायरस काफ़ी स्टेबल होता है कि एक दफ़ा वो कोई बीमारी पैदा करता है तो अगर उसके खिलाफ वैक्सीन बनाना भी आसान होती है और वो इफेक्टिव भी होती है। आरएनए वायरसेस बहुत अनस्टेबल वायरस होते हैं, जो अपनी म्यूटेशन करते रहते हैं। बिल्कुल, म्यूटेशन क्योंकि अनस्टेबल होते हैं, वो जब मुंतकिल होंगे एक इंसान से दूसरे इंसान में या एक मखलूक से दूसरे मखलूक में, जिस तरह देखें, अब वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना, ये इसमें एनवायरनमेंट, ह्यूमन बींग्स, यानी एनवायरनमेंट में प्लांट्स आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, ये तीनों एक ट्रायड है। ठीक है, ये जो आपकी एक ट्रायंगल बनती है, ये हम सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है। ख़ास तौर पे जिस इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए हम मना रहे हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देखें, अब जब हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं तो इंसानों से जब बीमारी मुंतकिल होगी किसी जानवर में, क्योंकि क्लोज विसिनिटी में है लाइफ पोल्ट्री, और उस तरह की आजकल आपने देखा कि बहुत एग्रीकल्चर भी चेंज हो गया है, जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जंगलात का ख़ात्मा हो रहा है, सारा जो हमारे हैवानात की जो हैबिटेट है, जो उनका रहने की एक जगह है, उनको हमने डिस्टर्ब कर दिया। ये एक हम जो ह्यूमन फैक्टर है ना, इट हैज़ प्लेड अ पिवटल रोल, मेरा ख्याल है कि जो इस तरह की बीमारियों में, और ये ख़त्म नहीं होने लगा यहाँ पे। जो आरएनए वायरस से आपने पूछा कि ओमिक्रॉन का, ये जब एक मुंतकिल जैसे जैसे होगा ना, ठीक है, एक इंसान से दूसरे इंसान में या एक इंसान से जानवर में और फिर दोबारा इंसानों में, तो वो उतना ही फिर शिद्दत इख्तियार कर जाती है बीमारी, वायरस उतना ही स्ट्रांग हो जाता है, अपने आप को वो अपने आप को सर्वाइवल के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए वो अपनी हैयत चेंज करता है। देखिए, इंसान चाहता है कि ओमिक्रॉन के बारे में हमें थोड़ा सा गाइड कर दें, ये कितना खतरनाक है और इससे कितना बचने की ज़रूरत है हमें, बाकी लहरों से कितना खतरनाक है ये इस वक्त? मुनीबत, देखें, ये टाइम लगेगा हमें। अच्छा, असल में कि इस कितना खतरनाक है ये तो दिस इज़ फॉर श्योर, ये फैलता तेज़ी से है। ठीक है, अब जहाँ जनूबी अफ्रीका में और अमेरिका में, जिसका हमें पता चला, जहाँ जहाँ पे ये फैला है, वहाँ से ये पता चला कि देखें, एक तो जब लोग अफेक्ट हो चुके थे तब इसकी सिम्टम्स आई, और इसकी सिम्टम्स थोड़ी सी डिफरेंट थी बाकी डेल्टा वायरस वगैरह से। जैसा डेल्टा वायरस में आपका बुखार होता था, बहुत तेज़ बुखार होता था, इसमें बुखार ज़्यादा तेज़ नहीं होता और ख़ुद ही रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, उसमें होता था कि आपके निज़ाम तनफ़ुस जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा इन्वॉल्व होता था, इसमें बॉडी मसल्स ज़्यादा, वीकनेस ज़्यादा हो जाती है। जो आपके पास ओमिक्रॉन का पेशेंट आता है, वो यूजुअली कहता है कि उसके पास एक तो हिस्ट्री होती है कॉन्टैक्ट की, कि किसी ना किसी कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट से उसका वास्ता पड़ा होता है, या ट्रैवल की हिस्ट्री होती है। देखिए, यहाँ पे हमें जब पता चलता है कि वो एक बंदा जनूबी अफ्रीका से ट्रैवल करके अमेरिका में आ गया, अमेरिका से पाकिस्तान आ गया, आपको कैसे पता चला कि कितने लोगों को उसने फैला दिया? क्योंकि इसमें इंक्यूबेशन पीरियड जो है ना 14 दिन का होता है, एनीवेयर फ्रॉम 7 to 14 days।
जब सिम्टम्स आती हैं, पहली अलामत ज़ाहिर होती है, या बुखार होता है या आपकी बॉडी एक्स होती है, इसका मतलब है वो पता नहीं आप कितने और लोगों को फैला चुके हैं, कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब अब जो है इससे बचने के लिए, जो ओमिक्रॉन है, इससे बचने के लिए हमें बूस्टर शॉट्स की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। जिनकी देखें, इसमें भी आपका डिपेंड करता है कि कौन सा एज ग्रुप है। ठीक है। जैसे 65 साल से ज़्यादा लोग हैं, वो वैसे ही वल्नरेबल होते हैं, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। ज़्यादा लोगों को किसी ना किसी को शुगर, हाई ब्लड प्रेशर या गुर्दे का आर्जा, जिगर का आर्जा या खुदा न खासा कैंसर, इस तरह की बीमारियां होती हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, जो कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है और वैक्सीन लगवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन्होंने अपनी 2 डोजेस भी पूरी नहीं किया, उनसे भी यही जनाब अपील है कि अपनी डोज जो है वो पूरी करें, और ताकि इससे हम मुकाबला कर सकें। दूसरा, वायरसेस की बात कर रहे हैं डॉक्टर फौजिया, तो डेंगू ने भी बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है यहाँ पर पाकिस्तान में। अगर बात की जाए तो हमें बताइएगा डेंगू और मलेरिया में क्या फ़र्क है, और बहुत से लोग इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते इसकी अलामात के हवाले से, और ये कितना जल्दी फैलता है। मुनीबत, इसमें देखें, एक तो इसमें जो आपका मच्छर है वो डिपेंड करता है कि कौन सा, एक एनोफिलीज है जो मलेरिया करते हैं, और एडीज इजिप्टाई जो है वो आपका डेंगू करता है। अब इस आज के स्पेसिफिक दिन के हवाले से मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को अवेयरनेस दें कि वन हेल्थ को लेकर चलना है हमें। ठीक है, डेंगू, मलेरिया, कोविड-19, HIV, इबोला, मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, और इनमें से 65% जो है ना वो जूनोटिक डिजीज़ हैं। ठीक है, जिसमें किसी ना किसी तरीके से वो जो है इंसानों और जानवरों का ताल्लुक है, बीमारियों का। ठीक है, जो इंसानों में भी एग्जिस्ट करती हैं और जानवरों में भी। और 75% से ज़्यादा जो बीमारियाँ हैं वो एनिमल ओरिजिन की हैं। HIV आप देख लें, इबोला देख लें, कोविड-19 देख लें, इन्फ्लुएंजा देख लें आप। ठीक है, अब ये जिस तरह आपने पूछा कि डेंगू और मलेरिया में क्या फ़र्क है, बुखार होता है दोनों में। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जब तक आप वो नहीं करेंगे आप डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं कर सकते। जब एक वबा फैली होती है तो आप ज़्यादातर जहन में यही आता है कि वो वाली बीमारी है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह आपने देखा कि पिछले महीने बहुत ज़्यादा डेंगू और कोरोना दोनों ने ओवरलैप किया हुआ था, तो उसमें मेरा ख्याल है कि एक इंसान जिसको अलामात आनी शुरू हो जाती हैं, एक तो वो थोड़ा सा ना अपना इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का शो करें, अपने आप को आइसोलेट कर लें जब तक उनका डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं हो जाता। ठीक है, एक PCR टेस्ट तो आपको पता है कि डेंगू का भी वही गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, और कोविड-19 का भी वही है। जब वो उसको आने में कुछ घंटे लग जाते हैं, मैक्सिमम 6-7 आवर्स में अर्लीस्ट आ जाता है उसका रिजल्ट। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें आप मलेरियल पैरासाइट देख सकते हैं, वो सब इजी और सस्ता टेस्ट है, वो आप करा सकते हैं। ठीक है, आप अपने मौलिद से ज़रूर रब्ता करें और अपने आप को पहले ही आइसोलेट कर लें जब तक आपका डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं आ जाता, ताकि आप अपने आप को भी महफूज रखें और अपने प्यारों को भी महफूज रखें। और अगर डॉक्टर फौजिया, मैं आपसे पूछूं, अगर दोनों का मुकाबला किया जाए, डेंगू और इस वक्त कोरोना का अगर मुकाबला किया जाए, तो दोनों में ख़तरनाक कौन सा है? देखें, ये तो डिपेंड करता है, इंडिविजुअल वेरिएशंस होती हैं। वायरस है, दोनों RNA वायरसेस हैं। ठीक है, डेंगू भी और कोरोना भी। हाँ, इस तरह की भी हमारी लैब में इस तरह के भी केसेस आए हैं जिसमें कोएक्सिस्टेंस थी। ऐसे लोग जिनको कोरोना हुआ, उन्होंने वैक्सीनेशन भी कराई हुई थी और उनके अंदर डेंगू भी पॉजिटिव था। उसमें शिद्दत बीमारी की अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा नहीं हुई। अच्छा, अब ये भी डिपेंड कर सकता है, हो सकता है कि ये एंटीबॉडीज़ ऐसी बनी हों जिसने उनको कवरेज दे दी हो। इसमें कोई हमें इस तरह की डेथ्स नज़र नहीं आई, जो कि एक इम्कान था कि कोई एग्जिस्टेंस ऑफ डेंगू एंड कोविड ये हो सकता है बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए और हमारे जो है ICU वगैरह पे बोझ पड़ जाए। लेकिन उस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन नहीं आई। मैं इसमें आपके चैनल के तवज्जुह से महकमे सेहत का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत प्रोएक्टिवली काम किया अलॉन्ग विद WHO, NIH, और हम इस पे काबू पाने में काफ़ी हद तक कामयाब रह गए हैं। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आलमी वबाओं के हवाले से आज दिन मनाया जा रहा है, उसकी अवेयरनेस के हवाले से कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पहुंचाई जाए, प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया अशरफ, वायरोलॉजिस्ट, हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं। और फिर भी मैं जनाब आपसे यही कहूँगी कि एहतियात
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एहतियात करेंगे तो आप हर बीमारी से बच सकते हैं। जनाब यहीं पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब मौसम में सरमा अपने उरूज पर है और दिसंबर का महीना अपने इख्तिताम की जानिब भी बढ़ रहा है और मौसम में सरमा में जो सीज़न है शुरू होता है शादियों का और पाकिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती हैं शादियाँ। और जनाब जब शादियों का सीज़न शुरू होता है तो फैशन की दुनिया में भी नए नए ट्रेंड्स जो हैं वो मुतारिफ करवाए जाते हैं। नए ब्यूटी ट्रेंड्स भी आते हैं, कुछ इन होते हैं, कुछ आउट हो जाते हैं। और जब फैशन ट्रेंड्स चेंज होते हैं तो हमारे पहनने ओढ़ने के भी ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, जूतों से लेके हमारे कपड़ों के हवाले से भी। और उसके साथ साथ ज्वेलरी के भी बहुत सारे नए ट्रेंड्स मुतारिफ करवाए जाते हैं, क्योंकि ज्वेलरी के बगैर तो ख़वातीन का बना हुआ श्रृंगार ही अधूरा रहता है। और आजकल हैंडमेड ज्वेलरी का भी बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है। खैर ख़ासो आम में हैंडमेड ज्वेलरी मकबूल हो रही है, तो कई सेलिब्रिटीज़ भी इस हवाले से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुकी हैं कि हैंडमेड ज्वेलरी बनाई कैसी जाती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के कौन कौन से ट्रेंड्स इन हो चुके हैं और कौन कौन से आउट हो चुके हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फातिमा नबील है जो ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं और उनके बनाए हुए ज्वेलरी डिज़ाइन खूब दाद समेट रहे हैं इस वक्त। तो उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनके सफ़र के बारे में। फातिमा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? फातिमा, सबसे पहले तो मुझे बताइए कैसे शौक पैदा हुआ आपने ज्वेलरी इस साइड पर आना है, ज्वेलरी बनाना है? बेसिकली आर्ट्स तो मैं शुरू से करती आ रही थी सिंस आई वाज 5, तो पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इनकरेज करते थे। अदर देन दैट आई वांटेड टू एक्सप्लोर आउट ऑफ पेंटिंग। अच्छा। सो आई ट्राइड मेकिंग ज्वेलरी विद वायर्स। तो बेसिकली मामा के पास एक कलेक्शन होती थी, शुरू से मैं देखती आ रही हूँ। शी हैज़ दिस कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी बाय द आर्टिस्ट शकील इस्माइल। अच्छा। तो वो काफ़ी यूनिक ज्वेलरी है। तो इट्स नॉट लाइक द रेगुलर वंस, वो बिल्कुल वो आई थिंक इट्स मेड आउट ऑफ वायर्स एंड क्रिस्टल्स एंड डिफरेंट। तो काफ़ी यूनिक मुझे लगी थी। इट वाज डिफरेंट दैन द नॉर्मल ज्वेलरी पीसेस। तो वो मेरी काफ़ी बड़ी इंस्पिरेशन थी। तो वहाँ से मैंने ज़्यादा देखना शुरू किया था और उस टाइप की फिर मैंने बनाने की कोशिश की। तो कब स्टार्ट किया आपने ये करना? आई थिंक क्वारंटीन जब स्टार्ट हुआ था शुरू में, जब कोविड आया था तो वी वर एट होम और मतलब बहुत फ्री टाइम होता था। दैट्स व्हेन आई डिड दिस। तो मैंने आई जस्ट एक्सपेरिमेंटेड विद द वायर्स और बस एक्सपेरिमेंट करते करते टर्न्ड आउट टू बी समथिंग। और फिर मैंने आई वाज इनकरेज्ड बाय माय टीचर्स अ लॉट कि मतलब यू शुड स्टार्ट दिस अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम, ताकि बाय द टाइम यू ग्रेजुएट तो काफ़ी सारे लोग आपका काम रिकग्नाइज करेंगे तब तक। तो बट वो पेंटिंग से स्टार्ट हुआ था और एक्सप्लोर करते करते मतलब वो मैं ज्वेलरी और आर्ट पहले से ही कर रही थी। जी बिल्कुल। तो सीखा कहीं से आपने ज्वेलरी बनाना या नहीं, खुद ही से ही आपने उसको? सेल्फ टॉट, खुद प्रैक्टिस करके ज्वेलरी के साथ, मतलब अच्छा। वो एक्सपेरिमेंट करके, तो वो अपने साइजेस के साथ करके फिर मामा के साथ भी ट्राई करती थी। और मामा के लिए बना कर वो सारी चीजें। तो उस तरह करते करते फिर मैंने एक्सप्लोर करके खुद लर्न किया था। तो पहले सबसे पहले याद है क्या बनाया था आपने, क्या डिजाइन था? यस, आई थिंक सबसे पहले मैंने इयरिंग्स बनाए थे। वो मामा ने काफ़ी अप्रिशिएट किए थे। तो बहुत आपको फिर इंकरेजमेंट मिलती है बहुत ज़्यादा। एंड फिर मैंने ज़्यादा और स्टार्ट किया था बनाना बाकी सारे पीसेस। तो आइडियाज़ और डिज़ाइंस कहाँ से आते हैं, किस तरह दिमाग में आते हैं कि मैंने ये बनाना है? ऑनेस्टली जब मैं बना रही होती हूँ तो माइंड में कोई क्लियर पिक्चर नहीं होती है, बट आप बस उसके साथ करना शुरू करते हैं और थोड़ा थोड़ा करते करते वो आप स्टार्ट कहीं से करते हैं और एंड पे वो कुछ और बन जाता है। बट वो एट दी एंड एक बहुत आर्टिस्टिक सी चीज़ बन जाती है। वो मतलब मुझे बहुत मज़े की लगती हैं। तो सारे पीसेस जो है ना वो अपने तरीके से यूनिक होते हैं। अच्छा, क्योंकि पहले तो ज्वेलरी डिजाइनिंग में भी होता है ना, पहले उसको डिजाइन होता है, पहले सारा उसको बनाया जाता है पेपर के ऊपर, देन उसको डिजाइन किया जाता है। तो आप भी इसी तरह करती हैं? समटाइम्स मैं यूजुअली आई टेक अ मार्कर और मैं अपने हाथ के ऊपर उसको मतलब वो ड्रॉ करके सारा और किस तरह उसके पैटर्न्स होते हैं हर चीज़, तो इस तरह टेस्ट करके फिर उसके ऊपर रख के आई मेक इट। तो मैं ज़्यादा वो प्रैक्टिकली करती हूँ अपने हाथ के ऊपर के जो चीज़ थोड़ी आर्टिस्टिक लग रही होती है फिर उस तरह उसको फोल्ड करना और हर चीज़। तो इस तरह बनाती हूँ, ज़्यादा ड्राइंग और उसमें नहीं जाती। ठीक है, तो मुझे बताइए जो इसके मटेरियल जो यूज़ होता है वो किस तरह का मटेरियल यूज़ होता है? मटेरियल मैंने क्योंकि जब स्टार्ट किया था तो मैं एज अ बिजनेस स्टार्ट नहीं करी थी, इससे मैं फॉर फन बस लेकर आई थी ट्राई करने के लिए। तो मैंने नॉर्मल वायर्स ली थी, बुक स्टोर से ली थी मैंने वायर्स। अच्छा। हाँ, बट देन फिर मैंने उसके सोर्सेज ढूंढे प्रॉपर जो ज्वेलरी बनाने के लिए वायर्स यूज़ होती हैं, फिर अब मैं वो सोर्स करती हूँ
और अब उनसे करती हूँ, वरना मैंने नॉर्मल वायर्स के साथ स्टार्ट किया था। अच्छा, मतलब नॉर्मल वायर्स के सॉफ्ट साथ आप वायर्स, स्टार्ट कर सकते एल्यूमिनियम हैं। वायर्स, ब्रास वायर्स और डिफरेंट आती थी, हैमर्ड आती थी, या फिर कुछ को आप खुद हैमर करके भी वो फ्लैट करते हैं तो उससे बनाते हैं। तो अभी जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो वो मिल जाता है आराम से पाकिस्तान आराम से नहीं यहाँ मिलता, से? बहुत रेयरली मिलता है, आपको बहुत ढूंढना पड़ता है। मैं ज़्यादा ओल्ड लाहौर वाली साइड पे जो बुक स्टोर्स है ना, हाँ। वहाँ पे मैंने बहुत ढूंढे थे। तो वहाँ पे आपको होता है कि बहुत डिफरेंट टोन्स होती हैं, गोल्डन की टोन्स होती हैं, कॉपर की टोन्स होती हैं, सिल्वर की, तो वो फिर डिफरेंट तरह के आप सोर्स करते हैं। फिर आप वायर्स को भी ट्रीट करते हैं, उनको भी फ्लैट करते हैं या उनको कट करते हैं, तो उस तरह करके वो डिफरेंट उसके फिर टेक्सचर्स आते हैं अंदर। तो फिर वो डिजाइन बनता है, फिर वो बिल्कुल सारा ऐसे ही, चीजें आपको करनी पड़ती है। तो मुझे बताइए कौन सी एज ग्रुप के लिए आप ज्यादा ज्वेलरी बनाती हैं? हर कोई पहन सकता एज है ग्रुप इसको? आई थिंक हर कोई पहन सकता है, क्योंकि मैंने अपनी मेरी बहन भी मेरे से बहुत ज़्यादा वो करती है कि उसको भी बहुत पसंद आते पीसेस, तो मैं कोई बना रही होती हूँ तो वो कहती है कि बस ये वाला मुझे दे दो। और मामा भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, अच्छा। मामा को भी बहुत पसंद है, तो मामा को भी आर्टिस्टिक ज्वेलरी बहुत पसंद है इस तरह की, तो वो भी पहनती। तो आई थिंक इट्स फॉर ऑल एज ग्रुप्स। तो आपकी ज्वेलरी मुझे बताइए, मतलब किन इवेंट्स के लिए है? शादियों के लिए है या कैजुअली भी हम I वेयर think कर ये सकते हैं? किस तरह की आपकी? स्टेटमेंट ज्वेलरी पीसेज हैं, ये आप कैजुअली भी इनको स्टाइल कर सकते हैं, या अगर आप इवन फॉर्मली करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं बीच में, क्योंकि ये स्टेटमेंट पीसेज हैं, तो आई थिंक दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक थिंग। तो अभी तक आपको ज्यादा डिमांडिंग में कौन सी ज्वेलरी आई है? मतलब किस तरह का डिजाइन जो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया हो? डिमांडिंग में ज़्यादा रिंग्स, रिंग्स आई जी, हैं? स्टेटमेंट रिंग्स जो होती हैं। तो रिंग्स के अलावा आप क्या क्या बनाती हैं? रिंग्स के अलावा इयररिंग्स, एंकलेट्स, ब्रेसलेट्स वगैरह, एनीथिंग, इवन जो चोकर्स होते हैं वो भी मैंने काफ़ी बनाए थे। अच्छा, दैट्स गुड। तो कितना टाइम लगता है एक रिंग को बनाते हुए या बाकी ज्वेलरी को भी बनाते हुए, एक पीस को बनाते हुए? एक कोई उस तरह स्पेसिफिक टाइम तो नहीं होता उसको बनाने के लिए, लेकिन ये होता है कि आप जब स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो आप क्या मैक्सिमम भी मेरे ख्याल में मुझे 15 to 20 मिनट्स लगते हैं, बिकॉज मैं आई पुट माई इमोशंस इनटू इट, और फिर वो कुछ ना कुछ बन जाता है, तो वो इट टर्न्स आउट टू बी समथिंग वेरी आर्टिस्टिक, वो काफ़ी मज़े का बन जाता है। तो इतना ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगता, आई थिंक 15 to 20 मिनट्स ऑन ईच पीस। तो मुझे बताइए डिफरेंस अगर देखा जाए तो बहुत से लोग हैं जो भी आपको देख भी रहे हैं, वो चाहते भी होंगे कि डिफरेंस आप बताएं कि आपकी ज्वेलरी में और जो मार्केट में हमें मिलती है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या यूनिकनेस है इसके अंदर? डिफरेंस बेसिकली जो बाकी ज्वेलरी होती है वो आप देखेंगे कि अगर एक तरह का पीस आ रहा है तो मार्केट में उसकी तरह के और इतने सारे उसके जो रेप्लिकाज हैं और कॉपीज हैं वो आ जाते हैं। तो जो पीसेस मैं बनाती हूँ वो ईच पीस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीस, उसकी हर पीस की एक अपनी यूनिकनेस है उसके अंदर। अच्छा, तो हर पीस जो है वो दूसरे से डिफरेंट है, यू विल नॉट फाइंड दीज पीसेस एनीवेयर इन द मार्केट। ठीक है। तो अगर बहुत से लोग आपको देख भी रहे हैं फातिमा, तो उनको क्या बोलोगे, वो किस तरह अपने जो स्किल्स हैं, हिडन स्किल्स हैं, उनको निखार सकते हैं, उनको बाहर निकाल सकते हैं? आई थिंक आपको एक्सप्लोर करना चाहिए बहुत ज़्यादा। आपको अपने आप को एक मीडियम के साथ या एक चीज़ के साथ रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। तो अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो फिर आपको पता चलता है कि यू नो क्या चीज़ आपके लिए है। तो हो सकता है इसी में आप अपना टैलेंट भी एक्सप्लोर कर लें, एंड देन यू कैन स्टार्ट ऑफ विद दैट। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। फातिमा नबील यंगस्टर कह लें कि डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद थी और बहुत ही खूबसूरत काम कर रही हैं। फातिमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और इसी तरह आप अच्छा काम करती रहें और दाद समेटती रहें। और बड़े खूबसूरत डिज़ाइंस फातिमा ने बनाए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी डिज़ाइन अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को भी ऑर्डर करने हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, खुश कैसे रहना है आज के ज़माने की सबसे बड़ी पहेली है, क्योंकि ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी हमारी खुशी और सुकून को बुरी तरह मुतासर करती है। और इसलिए जब कोई कहता है ना कि खुश रहा करो, तो जहन में सवाल उठता है कि जनाब आखिर खुश कैसे रहें। और अब इसका इलाज ढूंढा है लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने, जहाँ पर खुशी पढ़ाई जाएगी और इसकी बाकायदा डिग्री भी दी जाएगी। तो ये किस तरह खुशी पढ़ाई जाएगी, कौन इसको पढ़ाएगा, डिग्री कैसे मिलेगी, इस हवाले से हम लोगों ने बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अकरम है, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, मैं खुशी से आपको खुश आमदीद कह रही हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि खुशी कैसे पढ़ाई जाएगी, जो आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, डिग्री करवा रहे हैं इसके अंदर, तो ये कैसे, आइडिया कैसे आया आपको इसका?
देखें, मुझे और आपको सबको, आपके देखने सुनने वालों को पता है कि पाकिस्तान में गैर यकीनी कैफियत हर वक्त रहती है। चाहे आप रात को सोते हैं तो उस वक्त भी गैर यकीनी के साथ सोते हैं कि सुबह पता नहीं रात को हम लुट ना जाएं या कुछ और बिजली चली जाए, गैस चली जाए, ये मसाइल रहते हैं। और फिर सुबह उठ के जब हम टीवी चैनल्स लगाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी ब्रेकिंग न्यूज़, सनसनी, और फिर अखबार देखते हैं तो वो भी, फिर ड्राइव करते हैं अपने काम तक या पैदल चल के जाते हैं तो ये ख़तरा रहता है कोई इधर से ना मार जाए, कोई इधर, ट्रैफिक भी बेहंगम है आपको पता है। बिल्कुल फिर काम पे जाते हैं तो वहाँ भी कोई जो भी काम है वो अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। मेरे लेवल पे भी नहीं पता होता कि मेरा बोर्ड लगा भी होगा या तबादला कर दिया गया है या सस्पेंड कर दिया गया है। ये बहुत स्ट्रेसफुल दिन होता है। तो इसलिए ऐसे मुआशरे में मैं समझता हूँ, क्योंकि स्ट्रेस का डायरेक्टली तल्लक है आपके हार्मफुल हार्मोन से। आपकी बॉडी में कैटेकोलामीन, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, कोर्टिसोल, ये खौफ के हार्मोन्स हैं जो सीक्रेट होते हैं। ठीक है। और ये आपके हार्ट अटैक का भी मुअज्जब बनते हैं, फालिज का भी, गुर्दे फेलियर का, शुगर, ब्लड प्रेशर, और ख़ासकर अर्ली मॉर्निंग जो है ना, सुबह का सुबह 6 से 8 बजे तक, वो तो बहुत वल्नरेबल टाइम होता है। जबकि ज़्यादातर आपके खून के जो प्लेटलेट्स हैं, जुज़ हैं, वो स्टिक कर रहे होते हैं एक दूसरे से, तो आपको हार्ट अटैक का भी मैक्सिमम चांस इंसान को उसी वक्त होता है, फालिज का भी। तो ऐसे माहौल में यूनिवर्सिटीज़ का काम ही यही है कि वो देखे कि पीपल सेंट्रिक होना चाहिए उनको, कि लोगों के लिए वो क्या कर सकती है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है हमारे लिए और इस मुल्क के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ खुशी पढ़ानी नहीं है, इसमें हेल्थ एंड हैप्पीनेस है। एक इसका हिस्सा हेल्थ का है, सेहत का है, कि आपने मोटापे से कैसे बचना है, शुगर से कैसे बचना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर से कैसे बचना है। जैसे कि हमें पता है लाहौरियों को, लाहौर जागो लाहौर है, तो अल्लाह करे लाहौरी जाग जाए। लेकिन हकीकत ये है कि 50 से ज़्यादा फ़ीसद लाहौरियों को 40 साल की उम्र के बाद ब्लड प्रेशर है। बिल्कुल। तकरीबन 25 से 30 लाख लोग शुगर के साथ रह रहे हैं। कोई 1-2 लाख के करीब लोगों गुर्दे फेलियर में मुब्तला हैं। तो देखें, ये कोई भी शहर या मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता इतनी बड़ी बीमारियों का, क्योंकि फिर उससे ये होगा कि ना कि आपके फालिज ज़्यादा होंगे, हार्ट अटैक होंगे, गुर्दा फेलियर, बिनाई चली जाएगी। जो अल्लाह ने जो हमें इतनी बड़ी एक रहमत दी है, ज़िंदगी, आँखें, रंग, खुशबू, ये सब चले जाएंगे। तो अल्लाह ने इसको हमें अकल भी दी है कि इसको रहमत को रहमत ही रहने दें, बजाय इसको आप जहमत बनाएं। तो इसमें फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है, और उसमें उसको हम पढ़ाएंगे कि अपना वज़न कैसे आपने मुतवाज़न रखना है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे कैसे अमल करके खाना है, सोच के खाना है, समझ के खाना है, भूख रख के खाना ख़त्म करना है, और उसके साथ क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ख़ासकर लाहौर में, जैसे आपको पता है कि नाश्ते का तसव्वुर नहीं है मुर्गन चीज़ों के साथ, और आपको पता ही है कि इधर फास्ट फूड एक तो हमारा अपना जो गवाल मंडी पे चले जाएं तो वहाँ आपको पूड़ियाँ और हलवे पूड़ी और खद्दें और ये वो, और उसके ऊपर जो अलमिया हुआ है कि चलें वहाँ तक रहते हैं, कि उसके ऊपर जो फास्ट फूड जो अमेरिका से इंपोर्ट होता है, चाहे वो मैकडॉनल्ड की सूरत में हो, KFC, वो जगह जगह मोहल्ले खुल गए हैं, इवन गरीब एरियाज़ में खुल गए हैं, और बच्चे वो खाते हैं। हमारी एक तहकीक हुई है जो HSN कॉलेज और मदंगड्डा हाई स्कूल दोनों में 60% बच्चे ओवरवेट हैं, और उसका मतलब ये है कि जब वो बड़े होंगे तो उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर की और हार्ट अटैक और फालिज की सतह बहुत ज़्यादा शरह बढ़ जाएगी। तो इसलिए वो फिटनेस का है कि न्यूट्रिशनिस्ट पढ़ाएंगे, और साथ ट्रेनर्स पढ़ाएंगे आपको, जो फिज़िकल ट्रेनर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट पढ़ाएंगे, और फिजिशियंस मेरे जैसे पढ़ाएंगे कि किस तरीके से इन बीमारियों से बच के ज़िंदगी को गुजारा जा सकता है। चाहे आपके माँ बाप दोनों को शुगर थी, आप में चांस बहुत ज़्यादा है, वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, अपने माँ बाप तो नहीं चुन सकते, लेकिन आपको अल्लाह ने अकल दी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल बेहतर कर लें, जो 50% वहाँ से जी, एक वो हिस्सा है। तो दूसरा जिसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं खुश होने में, वो तो
ऑब्वियसली क्योंकि वो सर आसपास इतने ज्यादा स्ट्रेसफुल माहौल हो चुका Absolutely, है, तो उसकी absolutely. वजह से ये जो खुशी का एक एलिमेंट है ना, ये हमें कहीं से मिल जाए तो बड़ी बात देखें, होती है। हम खुशी का अनफॉर्चुनेटली परसेप्शन ही बड़ा गलत समझते हैं। हम समझते हैं कि हमारा कोई प्राइज बॉन्ड निकलेगा, कोई लॉटरी निकलेगी तो फिर ही खुश होंगे, या हम इसको दौलत से जोड़ते हैं। इनफैक्ट हकीकत यह है कि इसका दौलत से कोई ताल्लुक नहीं बिल्कुल है, ऐसे। बल्कि दौलत जब आपके पास ज़्यादा आएगी तो लाइकलीहुड है कि आपकी खुशी ख़त्म होती खत्म हो जाएगी, आप ठीक है? स्ट्रेस में ज्यादा रहना शुरू जी, हो जाते स्ट्रेस में और गिल्ट फीलिंग में। देखें, अगर आप अच्छे मुसलमान हैं और हमने अपना कुरान पाक को अपने सिलेबस में डाल दिया, आपने एक दफ़ा उस पर प्रोग्राम भी जी, किया जी। था अंडर ग्रेजुएट, उसका भी मकसद यही है कि जब करना ही अल्लाह ने है, ज़िंदगी, मौत, सेहत, इज़्ज़त, ज़िल्लत, तो फिर उसके हाथ टेंशन क्या कि आपके ख़िलाफ़ क्या टिकर चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। बिल्कुल। आपकी वही चीज़ जो आप समझते हैं कि बेइज्जती बन रही है, वही इज़्ज़त का ज़रिया अल्लाह ताला बना देगा। इसलिए जब फैसला अल्लाह ने करना है तो गिल्ट नहीं होना चाहिए, ना किसी के मरने का, चाहे वो माँ है, चाहे बाप है, चाहे भाई है, ना बीमार होने का कि अल्लाह की तरफ से ये तकलीफ़ आनी थी, आई। ठीक है, इसके बाद जब अल्लाह पे इतना यकीन हो जाता है तो आपका बहुत कम गिल्ट फीलिंग और रिग्रेट बहुत कम लाइफ में हो जाती है। दूसरा चीज़ ये है कि हम समझते हैं कि खुशी हमें अपने आप ही आ जाएगी, ऐसा नहीं है, हमें एफर्ट करनी पड़ेगी। आपको छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करनी पड़ेंगी। आपकी ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनसे आप खुश होना सीख लें। तो आपने माशाल्लाह इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, वो पहन के जब शीशे में देखा आप उसको सेलिब्रेट करें। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने अच्छा प्रोग्राम कर दिया, इसके बाद आप बैठ के चाय पिएं आराम से, सिर्फ खुश हुए 3-4 मिनट के, बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम शुक्र करें अल्लाह का, जितना शुक्र करेंगे उतना ही बेहतर है। देखें, ज़ख़म आना, मेरे हाथ पे ज़ख़म आ गया था, जल गया था, वो एक बहुत बड़ा अलमिया था, बिकॉज एक कॉन्फ्रेंस पे आया था जहाँ मैंने लेक्चर देना था। मैंने लेक्चर दिया आराम से, लेकिन उसका मैंने इतना अफसोस नहीं किया जितना उसके डेली मैं देखता हूँ उसको कि वो हील हो रहा है और उसको खुश होता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो हर एडवर्सिटी में भी खुशी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़ख़म आ गया, आपका फ्रैक्चर हो गया, आप उसकी हीलिंग एंजॉय करें, रोज़ अल्लाह का शुक्र करें कि मेरा इतना हील हो गया, अब इतना इतना इतना, तो आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे इन हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस से ये है कि जो आपके अच्छे हार्मोन्स हैं, एंडोर्फिन्स वगैरह, जो डोपामीन है, ये आप स्क्रीट करते हैं, तो उससे आपका हार्ट रेट भी कम होता है, ब्लड प्रेशर भी कम होता है, चांसेस कम होते हैं मतलब मुख्तलिफ बीमारियां लगने के। अच्छा प्रोग्राम टीवी पे आप देख रहे हैं, अच्छा ड्रामा जो आपको इन्वॉल्व कर रहा है। चीज़ ये है कि जो चीज़ आपको आपके इन्वायरमेंट से दूर ले जाए, सुई गैस के बिल से दूर ले जाए, जो आपको वापडा के बिल से दूर ले जाए, जो आपके बच्चों की जिम्मेवारियों से दूर ले जाए, जो सिर्फ आपके पास हो। और इसमें नमाज और ज़िक्र का बहुत बड़ा रोल है कि अगर आप अपने दिन को ब्रेक करते हैं, स्ट्रेसफुल दिन को 5 वक्त, और अल्लाह से मुखातब होते हैं, यहाँ तो कोई बड़ा अफसर से मुखातब हों या प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर से मुखातब हों, आप अपना आप भूल जाते हैं। यू नो आप, मैं इतनी बड़ी मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, आपको पता है सबसे ज़्यादा रश उस मीटिंग के बाद कहाँ होता है? टॉयलेट में। हर कोई भूला होता है टॉयलेट जाना। जब जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है सब भाग रहे होते हैं, उधर लाइनें लगी। तो वो तो अल्लाह है। अगर आप अल्लाह अकबर कहते हैं तो आपको तो अपना आप भूल जाना चाहिए। इसका मतलब है आप अल्लाह से बात कर रहे हैं और अल्लाह जवाब दे रहा है, जो मालिक है वो कुछ भी कर सकता है। तो जब आपका ये कैफियत होगी तो आपकी इन्वायरमेंट से आप निकल जाएंगे, आप अल्लाह से मुखातब होंगे, और जब सलाम फेरेंगे फिर दुनिया में आएंगे। तो ये जो ब्रेक आपको मिलेगी ना, दिस विल रीप्लेनिश योर गुड हार्मोन्स एंड गुड। तो ये कितने अरसे में ये जो डिग्री यही करवाई जाएगी? देखें, ये बैचलर्स के बाद, यानी कि जिन्होंने MBBS किया है या BDS किया है या नर्सिंग की है, BS या अलाइड हेल्थ के हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए फ़िलहाल ये करार दिया। अच्छा, मतलब जो मेडिकल के जो भी हैं जी, अभी शोबे के इस लोग वक्त, हैं, क्योंकि हम तो एक हेल्थ यूनिवर्सिटी हैं इसलिए हम, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जनरल यूनिवर्सिटीज़ भी इसको अपनाएंगी। उन्होंने बहुत इंटरेस्ट शो किया है। इनफैक्ट UAE की एक यूनिवर्सिटी ने बहुत हमसे कोलैबोरेशन की है। आज हमारी एक मीटिंग हो रही है उनसे ऑनलाइन, तो उनको हम ये बता रहे हैं। ये बहुत दुनिया में इस वक्त पॉपुलर, हमारा रेटिंग इससे बहुत बेहतर हुई है, क्योंकि लोग बहुत इसको, एक आम आदमी की ज़िंदगी, जो ठेले वाला है या मोची है, उसकी ज़िंदगी में भी ये खुशी ला सकेगी अगर पहले हेल्थ प्रोफेशनल, जिनकी लाइफ वैसे ही इतनी स्ट्रेसफुल होती है। देखें, हम तो डील ही लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से करते हैं। हम तो
ख़ासकर मेरे जैसे डॉक्टर्स जो आईसीयू वगैरह में काम करते हैं, कोरोना फलाना, तो हम तो हमारे हाथों लोगों ने मरना है। और मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ आपकी माँ एक दफ़ा मरती है, हमारी रोज़ मरती है, क्योंकि जो मरीज़ एक हफ़्ता 5 दिन हमारे साथ रहा, उसकी फैमिली से इतना इंटरेक्शन हुआ तो उससे बहुत लगाव हो जाता है। और जब वो मरते हैं खुदा ना खास्ता तो वो यूं ही लगता है जैसे अपनी माँ का तो इसलिए सवाए इसके कि जो हमारी बहनें या भाई ऑब्स्टेट्रिशियन हैं जो बेटा पैदा करते हैं वो सेलिब्रेट होता है हमारे प्रोफेशन में। बाकी तो यहाँ फाल यहाँ पेशाब नहीं आ रहा या ये नहीं हो रहा, ये दुख वाला ही काम है। इसलिए हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ट्रेंड हो। बिल्कुल ट्रेन। और दूसरा मुझे बताइए उनके लिए कितना ज़रूरी है कि एक तो वो खुद भी खुश रहें और दूसरा अपने जो पेशेंट्स हैं उनको भी टेक्निक बताएं कि आप लोगों ने किस तरह खुश रहना है। एब्सोल्युटली, मकसद ही यही है। देखें, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि आपको खुशी को इंटेंशनली ढूंढना पड़ेगा। आपने कोई अच्छी किताब खरीद ली, अगर कई लोग शॉपिंग एंजॉय करते हैं, शॉपिंग का ये मतलब नहीं कि वो बहुत महंगी चीज़ नहीं, कई लोग ये एंजॉय करते हैं कि वो सेल पे चीज़ें खरीदें तो वो बहुत एग्जैक्टली तो वही एंजॉय कर लें। वो समझते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी सेविंग कर दी तो फाइन। यू हैव टू अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या एंजॉय। कई लोग ट्रेवलिंग एंजॉय करते हैं, कई लोग एक्सप्लोर करना एंजॉय करते हैं। पाकिस्तान में लाहौर में बेइंतहा जगह है, आप आसफ जाह हवेली चले जाएँ, आप किसी जगह चले जाएँ, आप वज़ीर खान की मॉस्क चले जाएँ, आप उधर 1 घंटा गुजार दें, आप लॉरेंस गार्डन चले जाएँ, पुराने ट्रीज़ को देख के खुश हो लेंगे। तो इसमें आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ एंजॉय करते हैं जो इन्वॉल्व कर लेती है वो चीज़, ताकि आपको वाकई अपने दुख, अपने गम, अपनी ड्यूटीज़ बुलाती है। एंड देन आपको वो हार्ट रेट भी कम होता है। हम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं 24 आवर्स की, और उसमें हम देखते हैं कि ये जो सर्जेस अर्ली मॉर्निंग आती हैं जो मैंने कहा, जी इसमें हाईएस्ट ब्लड प्रेशर आपका अर्ली मॉर्निंग होता है बिटवीन 6 एंड, और उसी वक्त आपके हार्ट अटैक, फालिज, सब कुछ। अब अगर आप सुबह जल्दी उठें, नमाज पढ़ें और अखबार नहीं पढ़ें, टीवी नहीं देखें, वॉक के लिए चले जाएं थोड़ी देर के लिए 15 to 20 मिनट्स, और वॉक भी ऐसी हो जो आपको इन्वॉल्व करे। एक वॉक वो भी होती है, या अनफॉर्चुनेटली नमाज भी ऐसी होती है कि आप हिसाब किताब भी उसी में करना शुरू कर दें। आप उस वक्त अपना स्विच ऑफ करें, क्योंकि अल्लाह से बात कर रहे हैं तो अपना हिसाब किताब नहीं करें। बिल्कुल ऐसे ही अपनी वो बाकी सारी सोचें आना शुरू हो जाती है, हमने ये भी काम करना है, ये भी काम करना है। देखें, हर चीज़ की ट्रेनिंग चाहिए। तो यही है मकसद कि अपना आप भूलना कैसे। लेकिन मुझे बताइए हम फिर खाएं पिए क्या, क्योंकि सेहतमंद रहने के लिए और खुशी के लिए खाने पीने पे भी बहुत डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली, देखें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप अनफॉर्चुनेटली मसाले और मिर्च मसाले और बीफ और चिकनाई तली हुई चीज़ें खाएंगे तो आपकी वो जो अच्छे हार्मोन्स हैं उनको कम करेंगे, वो रिलीज नहीं होंगे। तो आपके लिए फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ठीक है। और देखें, अगर आप ओवरवेट हैं तो फिर तो मीठा भी बिल्कुल ना खाएं, और मीठा डिप्रेशन करता है आपको। देखें, हमारा मुल्क में ये अलमिया है, इसकी 1 डिग्री की ये भी वजह है कि हम शुगर पे सब्सिडी देते हैं, बल्कि इतनी देते हैं कि आपके टीवी पर रोज़ ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है कि फ़लाने की सब्सिडी की वजह से नैब ने पकड़ लिया। क्यों देते हैं? शुगर का, चीनी का कोई मेडिकल में फ़ायदा नहीं है, नॉट ए सिंगल। ये और नुकसानात 1000 से ज़्यादा हैं। कैंसर करती है, ब्लड प्रेशर करती है, शुगर की बीमारी करती है, मोटापा। क्यों देते हैं? ये हमारी हेल्थ के जो डिसीजन मेकर हैं उनको भी सोचना चाहिए। पाकिस्तानी पर कैपिटा शुगर का कंजम्पशन हाईएस्ट ऑलमोस्ट इन दी वर्ल्ड है, पहले 3 मुल्कों में आता है। वाइट पॉइजन कहा जाता है, जैसे शुगर को स्मोकिंग को सिगरेटाइज किया गया ना, दुनिया में शुगर को स्टिग्मेटाइज किया गया है। शुगर नहीं होनी चाहिए आपकी टेबल पे, ये एक डिप्रेशन का बायस बनती है, खुदकशियों का बायस बनती है। इसी तरह नमक है, नमक का इस्तेमाल भी बहुत नुकसानदेह है, लेकिन हमारे माशरे में ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, बल्कि सब्सिडाइज किया जाता है। हम क्यों चाहते हैं कि गरीब मरें? हम तो गरीब को सब्सिडाइज करना है तो सब्जियां करें, सलाद करें, आप अच्छी चीजें करें, उनके लिए ट्रैक बनाएं। अब देखें लाहौर में और हम लोग भी
इन तक अवेयरनेस पहुंचाए। दूसरा, जैसे अभी आपने सिगरेट की बात की है, तो हमें बताइए, हम खुशी के लिए बहुत, हम पूरी कौम ही कह लें, हर इंसान ही मनफी रवैये भी इख्तियार कर लेते हैं, और मर्द हजरात की अगर बात की जाए तो वो सिगरेट नोशी की तरफ लग जाते हैं, मनशियात लेना शुरू कर देते हैं। भी लगती हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कि हमें शायद इससे खुशी मिलेगी। तो फिर इन रवैयों से किस तरह हम जान छुड़वा सकते हैं? हम गलत चीज़ में खुशी ढूंढ रहे हैं ना। हम एक तो अपने आप को कैंसर करने में ढूंढ रहे हैं, हम अपने लिए ही खुशी ख़त्म नहीं कर रहे, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी खतरे हैं। बिकॉज अगर मैं सिगरेट पीता हूँ तो अगर पी रहा हूँ तो आपको भी इफेक्ट हो रहा है। सेकेंड हैंड स्मोक। देखें, खुशी उन चीज़ों में है जो आपकी नेचर के करीब हैं। ये चीज़ें नेचर से बहुत दूर हैं। ये जो चीनी और स्मोकिंग और सिगरेट और हुक्का और शीशा इनमें ढूंढते हैं, इनमें हम एस्केप ढूंढते हैं, खुशी नहीं ढूंढते। इनमें खुशी है भी नहीं, क्योंकि ये नशा जो है एक ऐसी चीज़ है कि ये खुशी के लिए जहर है, जहर अव्वल है। बिकॉज आप डिपेंडेंस हो जाती है ना, आपको उसके बगैर क्रेविंग शुरू हो जाएगी। तो क्रेविंग बहुत खुशी का ऑपोजिट है, जहाँ पे आप क्रेव करेंगे, और बाद में गिल्ट फीलिंग भी होगी, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए भी मुज़र है, आपके मज़हब के लिए भी मुज़र है, आपकी इंसानियत के लिए मुज़र है। जो चीज़ आपको बुला देती है अपने आप को, ज़ाहिर है उसमें तो खुशी नहीं। खुशी ढूंढने का एक ही तरीका है कि अपनी छोटी छोटी चीज़ों में सेलिब्रेट करना सीखें। छोटी छोटी चीज़ें अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना शुरू करें। अपने माँ बाप की, आपकी अगर बर्थडे है, मेक श्योर कि यू सेलिब्रेट विद देम। कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा वक्त गुजारें कि 1 to 1, ताकि आप भी अनवाइंड हों, वो भी हों। शेयर करने से खुशी बहुत बेहतर होती है, किसी को देने से खुशी बहुत आती है। बिल्कुल ऐसे ही है, मांगने से नहीं आती, देने से आती है। और चाहे वो आपने कुछ भी दिया है, उसकी रोड उसकी ढूंढें कि आपको किस चीज़ से आएगी। आपको इनफ पूरा दिन आपका भरा होगा खुशी से। अगर आप किसी को अखबार ही पकड़ा देंगे उठा के, उससे भी खुशी आपको आएगी, सेटिस्फेक्शन आएगी। तो सेटिस्फेक्शन कोई, मैं फिर वही कहूँगा, कोई आपको नहीं देगा, आपने खुद ही आपने खुद इजाद वो करनी। खुशी जो है वो आपने खुद ही अपने अंदर ढूंढनी है, अपने आसपास माहौल में ढूंढनी है। क्योंकि तकलीफ तो हर चलते कदम के साथ आपको मिलेगी, लेकिन उसमें भी, तकलीफ में भी आपने खुशी ढूंढनी ही आप पे डिपेंड करता है। डॉक्टर जावेद अकरम, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बेस्ट ऑफ लक कि आप लोगों ने ये नया इनिशिएटिव लिया है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। जनाब, यहीं पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। जनाब, ये खूबसूरत कलाम कहने वाले मिर्जा असदुल्ला खान का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है, जो जहाने सुखन में गालिब मशहूर हुए। और गालिब 27 दिसंबर 1797 आगरा में पैदा हुए थे। उर्दू और फारसी जुबान के इस शायर ने नसर में भी अपना कमाल दिखाया, और उनके दोस्तों और शागिर्दों के नाम खतूत और मुरासलत बहुत मशहूर है। 1855 में उस्ताद ज़ौक़ दुनिया से गए तो मिर्जा गालिब बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबार में उस्ताद मुकर्रर हुए। दरबार से नजमुल दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग के खिताबात अता हुए। मुसलमानों की अजीम सल्तनत की बर्बादी, जवाल पजीर मुस्लिम अशराफिया और बरसगीर पर अंग्रेजों के मुस्तहकम होते हुए इक़्तिदार का ही गालिब का जमाना था, जिसका उनकी फिक्र और शायरी पर बहुत गहरा असर भी पड़ा। वो 15 फरवरी 1869 को खालिक हकीकी से जा मिले, लेकिन उनकी शायरी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और गालिब की शायरी को आज के नौजवान शायर किस नज़र से देखते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद फरहाद साहब, हैं शायर हैं, अदीब हैं और मुसन्निफ भी हैं। अहमद साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आज जैसे हम लोग मिर्ज़ा गालिब को याद कर रहे हैं, उनका यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है, तो जिस तरह मैंने उनका शेर अभी पढ़ा है, तो उसके बारे में हमें बताइए कि उसको किस तरह देखते हैं, उनमें क्या उन्होंने छुपाया हुआ था जो हमें नहीं पता चल पाया। देखिए, गालिब जो है वो उर्दू शायरी का तारुफ है और उर्दू शायरी का चेहरा है। और अगर आप सारी दुनिया के सामने अपना एक जौहर पेश करें, अपने गोहर पेश करें और अपना एक जो है वो नाबिगा पेश करें अदब में और शेर में, वो बिलाशुबा जो है वो गालिब है।
और इसलिए कहते हैं कि गालिब अला कुल्ले गालिब। गालिब जो है वो एक ऐसा शायर है कि जो तमाम शायरों पर गालिब है। और आप यकीन कीजिए, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि दुनिया का हर वो शख्स जो उर्दू पढ़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो एक महरूम आदमी है, इसलिए कि वो गालिब से महरूम है। वो गालिब को नहीं पढ़ सकेगा। मेरे कुछ अंग्रेज़ दोस्त हैं, कुछ और ज़ुबानों के दोस्त हैं, तो उनसे हमेशा कहता हूँ कि काश तुम लोग उर्दू को बराह रास्त समझ सकते, पढ़ सकते, बिल्कुल। और तुम गालिब से हज़ उठा सकते, गालिब को एंजॉय कर सकते, गालिब का जो नशा और सुरूर है उससे गुजर सकते। तो गालिब जो है वो तो सरापा नशा है, वो तो सरापा हैरत है। तो उनकी कौन कौन सी खसूसियात हैं जो आपको लगता है कि वो दूसरे शौरा से उनको मुमताज़ करती हैं? देखिए, गालिब जो हैं बुनियादी तौर पर अगर आप मुझसे पूछना कि मैं कल भी कहीं एक जगह बात कर रहा था कि गालिब क्या है, तो गालिब और मीर का, चूँकि हमारे यहाँ 3 बड़े शायर हैं हमारे उर्दू के, और एक मीर हो गए, एक गालिब हो गए, और तीसरे बिलाशुबा इकबाल हो गए। तीनों अजीम शायर हैं। तो गालिब और मीर का तकाबुल जब लोग करते हैं, चूँकि 2 दबिस्तान भी हैं, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स भी हैं, कोई लोग कहते हैं गालिब बड़े हैं, कोई कहते हैं मीर बड़े। हालांकि गालिब ने मीर को सराहा और मीर की अजमत का भी इकरार किया। तो किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि गालिब जो हैं वो वाह हैं, वाह, और मीर जो हैं वो आह है। क्या मीर को पढ़ते ना तो एक सोज है, एक दर्द है, एक आँच है, तो आपके अंदर से ना आह निकलती है। आप गालिब को पढ़ते हैं ना, वाह निकलती है, तो वाह निकलती है। यार ये मजमून कहाँ से आया है, ये नुक्ता आफरीनी कहाँ से आई, ये बारीकी कहाँ से आई। तो गालिब बुनियादी तौर पर दिमाग का शायर है। और ज़फ़र इकबाल साहब ने भी कहीं लिखा कि गालिब कैफियत का शायर नहीं है, दिमाग का शायर है। हाँ। जो शेरी चुस्ती, जो हुनरमंदी, जो चाबुक दस्ती, जो जहानत, जो दानिश, जो इल्मियत, और जो क्राफ्ट, और जो बुनत, जितने जो शेरी तख्लीकी लवाजमात हैं, इलीट जो पोइटिक एंड एसेंशियल्स जो हैं, शेरी तख्लीकी लवाजमात जो हैं, अगर वो किसी एक शख्स में मुज्तमे हो जाएं तो वो गालिब की ज़ात है। ऐसा शायर, ऐसा शायर। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत से अहमद फराज साहब यंगस्टर्स हैं, उनको नहीं पता कि गालिब की शायरी के बारे में, उनके मौज़ूआत के बारे में, तो हम उन पे भी आपसे रोशनी चाहेंगे कि हमें बताएं किस तरह के ज़्यादातर उनके मौज़ूआत होते थे शायरी में। देखिए, गालिब जो है वो एक कंप्लीट पैकेज है। गालिब के यहाँ ज़ात से कायनात तक जितने बखेड़े हैं, जितने कज़िये हैं, जितने मामलात हैं, ज़ात से कायनात तक मैं आपसे कह रहा हूँ, वो सब उसके यहाँ है। गालिब के यहाँ इश्क है, गालिब के यहाँ फ़लसफ़ा है, गालिब के यहाँ दाखिलियत है, गालिब के यहाँ खारजियत है। मतलब कोई सिर्फ एक चीज़ नहीं मिलती, हमें सारे एस्पेक्ट्स मिलते हैं। यानी कि मैं ये, देखिए, गालिब के बारे में तो मैं ये बात कहता रहता हूँ कि गालिब एक नशे की तरह है। और मैं तो उसको जब भी पढ़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई जो है वो नशे वाली दवा ले रहे हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही है गालिब को आप पढ़ते जाइए। वो एक मीर का एक शेर मुझे याद आता है कि सरापा पे जिस जान नज़र कीजिए वहीं उम्र सारी बसर कीजिए। गालिब भी ऐसे, आपने दीवाने गालिब खोला, अब कहीं से पढ़ते जाइए, कोई जगह खोल दें तो एक जहान हैरत आपके सामने, और एक हर जगह पर जो है वो आशश करने का, वाह करने का, मर मिटने का सामान मौजूद। गालिब तो सरापा हैरत है, गालिब तो सरापा वाह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बताइए अहमद साहब कि मिर्ज़ा गालिब के बगैर अगर मैं आपसे पूछूं तो शायरी नामुकम्मल महसूस होती है? देखिए, अगर आप उर्दू शायरी से गालिब को मिन्हा कर दें, गालिब को एक्सक्लूड कर दें, तो आप समझ लीजिए कि आपने 50-60% जो उर्दू शायरी का जो वो प्रोपोर्शन है वो आपने निकाल दिया। ये तो एक सवाल ही बहुत अजीब है, हम गालिब को कैसे शायरी से माइनस कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि अगर ज़िंदगी से हम हवा को माइनस कर दें, मैं आपसे कह दूं अच्छा जो हवा को छोड़िए पानी को माइनस कर दें, गालिब तो उर्दू शायरी के सर का ताज है। और गालिब जो है वो आप समझ लीजिए कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो हमारी शायरी का चेहरा है पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल लिटरेचर में। जब आप आलमी सतह पर भी जाएं तो अगर आप किसी एक आदमी को पेश करते हैं तो वो गालिब है। बिल्कुल। और ख़ुद गालिब ने कहा कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत है।
कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। तो अहमद साहब, जिस तरह आप हमें बता रहे थे गालिब के हवाले से, तो मैं अगर आपसे पूछूं तो आपको मिर्ज़ा गालिब की कौन सी शायरी, कौन सा शेर या कौन सी गज़ल सबसे ज़्यादा पसंद है? अब यकीन कीजिए, मैं तो गालिब का कारी हूँ, मुसलसल पढ़ता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा, मैं जब भी गालिब को पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैंने गालिब को नहीं पढ़ा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, और ये बात करने वाली बात नहीं है कि आपने बराए बात एक बात कर दी, ये सच है। और मैंने जो गालिब की शरह हैं, जितनी नज़्म तबा तबाई की है और बाकी लोगों की जो शरह हैं, जोश मिल्सियानी की है, मैं वो शरह देखता हूँ अक्सर। मैं बहुत छोटा आदमी, लेकिन मैं फिर भी कभी कभी सोचता हूँ यार मुझे कभी ना गालिब की शरह लिखनी चाहिए। बतौर तालिब इल्म मुझे कोशिश करनी चाहिए कि जो जिस तरह से मैं समझ रहा हूँ उसको करूँ। मुझे लगता है यार गालिब का जो फलां शेर जोश मिल्सियानी ने समझाया वो समझा नहीं सका। अच्छा। या जो नज़्म तबा तबाई ने बात की यार वो बात पूरी बनी नहीं है। हाँ। ये मुझे तब पता चला कि जब मैंने कुछ एक फोरम पे गालिब पढ़ाना शुरू किया। तालिब इल्म ज़ाहिर गालिब पढ़ाना बहुत मुश्किल बात है, यानी कि उसको थोड़ा समझने की कोशिश की। आई कैम टू नो कि गालिब को सिर्फ मैं सही बात बताऊँ आपको, सिर्फ गालिब को पढ़ने के लिए एक उम्र चाहिए, एक ज़िंदगी चाहिए गालिब को पढ़ने के लिए। मतलब मैं आपको शेर सुनाता हूँ, आप शेर देखिए, कितनी अजीब बात है। कहते हैं कि बारीकी और जो कहते हैं दूर की कूड़ी लाना, वो कैसे लाता गालिब। कहता है कि सब्ज़ाए खत से तेरे काकुले सरकश न दबा, सब्ज़ाए खत से तेरे काकुले सरकश न दबा, ये ज़मुर्रद भी हरीफ़े दमे अफ़ी न हुआ। अब ये चूंकि इसमें मुफर्रस ज़्यादा फारसी ज़्यादा है, वो ये कहता है कि अफ़ी कहते हैं शाम को, तो एक मिसल मशहूर है कि शाम का जो दसा है उसको, या शाम जो है उसका रद ज़मुर्रद से होता है, ज़मुर्रद से। ज़मुर्रद एक पत्थर है कीमती। तो उसने जो महबूब, जो पुरानी शायरी फारसी रवायत, उसमें महबूब जो था वो चूँकि मर्द होता था, तो वो कहता है कि जो सब्ज़ाए खत कहते हैं दाढ़ी को, इस दाढ़ी को, वो कहता है कि यार ये तुम्हारी जब दाढ़ी निकली है ना, इसने भी जो तुम्हारी ये लट जो है इसकी खूबसूरती को कम नहीं किया है। सब्ज़ाए खत से तेरे काकुले सरकश न दबा, काकुल कहते हैं जुल्फों को, बालों। यानी जब ये तुम्हारा खत निकला ना हल्का हल्का, इसका हुस्न इसके हुस्न को मांद नहीं कर सका। ये ज़मुर्रद, इसको तशबीह दी ज़मुर्रद, ये ज़मुर्रद भी हरीफ़े दमे उफ़ी ना हुआ, कि इसने भी शाम को पीछे नहीं छोड़ा है, शाम फिर अपनी जगह पे खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से लाएंगे आप गालिब को? फिर आप ये देखिए कि अभी आपने उसका गालिब का शेर पढ़ा था ना, जी जी। अब जो मानवियत है कि एक शेर के अंदर, गालिब के अंदर तीन रास्ते निकलते हैं, आप इधर जाएं उधर जाएं इधर निकल जाएं। मतलब आपने शेर पढ़ा कि आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। इसी शेर को आप देख लीजिए, इसका एक सामने का मतलब क्या है? सामने का मतलब ये है कि भाई पहले मुझे जो है वो हाले दिल पे हंसी आती थी, अब नहीं आती। हाँ, हाँ। अब मुझे नहीं आती। हाँ, एग्जैक्टली। दूसरा मतलब क्या है? आगे आती थी हाले दिल पर हंसी, हाँ। अब किसी बात पर नहीं आती, यानी कि पहले किसी बात पर आती थी, अब मैं बेवजह हंसता रहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अब आप यू कैनॉट डिसाइड कि आप इस मतलब को लेंगे या उस मतलब को लेंगे। बिल्कुल, ये आपने उसमें से क्या मतलब निकालना है ये आप पे डिपेंड करता है, वो आप पे छोड़ गया मिर्जा गालिब। बेशक बिल्कुल ऐसे ही। अहमद फरहाद साहब शायर अदीब मुसन्निफ हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया अहमद साहब कि आपने वक्त निकाला और आज के दिन के मुनासबत से आपने हमारे साथ बात की है। मिर्जा गालिब का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है और थोड़ी सी कोशिश की है कि हम उनकी शायरी के बारे में समझ सके, उसको समझ सके और उनकी ज़िंदगी के बारे में हम लोगों ने बात की है। अब मुझे आपने इजाज़त दी, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।